आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम रिजल्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 7th का ज्योग्राफी। और इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आज हम एक एक करके चैप्टर वाइज, इसमें चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 13 तक प्रश्न उत्तर है। और इसके पहले हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक का हम चैप्टर वाइज प्रश्न पढ़ा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 13 तक का। जितने भी चैप्टर वाइज प्रश्न दिया हुआ है, सभी प्रश्न को आज हम एक ही सेशन में समाप्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरुआत करने से पहले हम यह कहना चाहते हैं कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो समाप्त होने पर आप कम से कम 10 लोग में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे क्लास 7th का साइंस। तो इसकी सीधी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर तो नहीं है, यहाँ चैप्टर 8 है, क्योंकि पहला चैप्टर हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक का प्रश्न आंसर हम करा चुके हैं। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 से, ठीक है। चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी का क्लास 7th का यह चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, केरल की जलवायु कैसी है? तो उष्ण आर्द्र मानसूनी होता है केरल की जलवायु। प्रश्न यह पूछा जाएगा आपसे, केरल की जलवायु कैसी है? उष्ण आर्द्र मानसूनी। उष्ण आर्द्र मानसूनी है केरल की जलवायु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण आर्द्र मानसूनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, केरल में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो यह होता है आपका 200 सेंटीमीटर। 200 cm होता है केरल में वार्षिक औसत वर्षा, ठीक है, याद रखिएगा 200 cm। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने 3 है। यह कहता है कि केरल की मुख्य वनस्पति कौन सी है? तो केरल की मुख्य वनस्पति में आता है आपका चंदन, सागवान, सुपारी। तो इनमें से इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। केरल की मुख्य वनस्पति चंदन, सागवान, सुपारी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, केरल को मसालों का प्रदेश क्यों कहा जाता है? केरल को मसालों का प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है मसालों की खेती के लिए। आप जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मसाला की खेती कहाँ होती है? तो केरल में होती है, इसलिए केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, केरल में कौन सा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है कथकली। कथकली जो है ना, यह केरल का नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य जो है विश्व में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह है। अगला प्रश्न है कि केरल में कौन सी मार्शल आर्ट शैली प्रचलित है? तो यह है कलारी पयट। कलारी पयट यह शैली जो है ना, यह जो एक प्रकार का आर्ट शैली है, मार्शल आर्ट शैली है। और यह कहाँ का मार्शल आर्ट शैली है? तो केरल का, ठीक है। तो मार्शल आर्ट शैली जो प्रचलित है केरल में कौन सा मार्शल आर्ट शैली प्रचलित है? तो यह है आपका कलारी पयट जो है, यह केरल का मार्शल आर्ट शैली है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, केरल में नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है?
तो यह होता है लैंगून झील में, ठीक है, लैंगून झील में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, केरल में मछली पालन कहाँ होता है? तो यह होता है धान के खेतों में। धान के खेतों में केरल में मछली का पालन होता है, धान के खेतों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? केरल का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है? तो यह है आपका मछली और चावल। मछली और चावल केरल का मुख्य खाद्य पदार्थ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है, केरल में कौन सा धर्म प्रमुख है? तो यह है इस्लाम धर्म, ठीक है। केरल में कौन सा धर्म प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह है सबरीमाला, ठीक है। सबरीमाला जो है यह केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सबरीमाला, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, केरल के प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो यह है सागवान और चंदन। सागवान और चंदन केरल के प्रमुख पेड़ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, केरल की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो यह आपका है इलायची। सबसे ज़्यादा जो है ना खेती इलायची का जो होता है ना केरल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो केरल की प्रमुख नकदी फसल यह आपका है इलायची है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, केरल में मुख्य रूप से किस पर भोजन परोसा जाता है? तो यह है आपका कागज़ पर, केले के पत्ते पर। केले के पत्ते पर केरल में मुख्य रूप से किस पर भोजन परोसा जाता है? तो यह है केले के पत्ते पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है कि केरल में साक्षरता दर कैसी है? सर्वाधिक है। कैसी साक्षरता दर है? तो वहाँ सबसे अधिक साक्षरता दर है, यानी सर्वाधिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, केरल में किस पेड़ का तेल अधिक उपयोग किया जाता है? तो यह आपका है नारियल तेल का, ठीक है। केरल में किस पेड़ का तेल अधिक उपयोग किया जाता है? तो यह नारियल होगा, ठीक है। क्या होगा? नारियल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नारियल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, केरल का मुख्य खेल कौन सा है? तो यह है मलखंभ। मलखंभ जो है केरल का मुख्य खेल है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने, केरल में किस नदी के तट पर तटीय मैदान है? तो यह है पेरियार नदी के तट पर, ठीक है। पेरियार नदी के तट पर केरल में तटीय मैदान है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, केरल की मुख्य जलवायु विशेषता क्या है? तो यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु है। उष्ण और आर्द्र जलवायु है केरल की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण और आर्द्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, केरल में कितनी बार वर्षा होती है? तो यहाँ पर होता है 2 बार। कितनी बार होती है? 2 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, केरल का मुख्य पर्यटक आकर्षण क्या है? तो यहाँ नौका दौड़, ठीक है। नौका दौड़ जो कि कहाँ होता है? लैंगून झील में। कहाँ होता है? लैंगून झील में नौका दौड़ होता है और यहाँ का मुख्य पर्यटक आकर्षण है नौका दौड़, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, केरल में खेती के लिए कौन सा मुख्य क्षेत्र उपयोग होता है? तो यह होता है आपका बलुई मैदान, ठीक है। बलुई मैदान केरल में खेती के लिए जो है ना मुख्य क्षेत्र होता है खेती के लिए, बलुई मैदान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, केरल में किस पेड़ का उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाता है? तो यह आपका है सागवान, ठीक है, सागवान।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, केरल का मुख्य नाश्ता क्या है? तो यह आपका है इडली और डोसा। इडली और डोसा जो है केरल का मुख्य नाश्ता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने, केरल की मुख्य फसल कौन सी है? तो यह आपका है चावल। क्या है? चावल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 है कि केरल का मुख्य नकदी उत्पाद कौन है? तो यह आपका है नारियल। मुख्य नकदी उत्पाद में देखा जाता क्या है? यह आपका है नारियल है, ठीक है, नारियल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की तरफ। केरल में किस खनिज की प्रमुखता है? तो यूरेनियम, सबसे अधिक पाया जाता है यूरेनियम, ठीक है, केरल में। यानी केरल में जो है ना किस खनिज की प्रमुखता है? तो यह है यूरेनियम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 28 है कि केरल के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं? तो यह आपका है तिरुवनंतपुरम और कोच्चि। तिरुवनंतपुरम और कोच्चि केरल के प्रमुख औद्योगिक नगर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है, केरल में किस खेल की प्रतियोगिता प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़, ठीक है, नौका दौड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 है कि केरल का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो ये आपका है सबरीमाला, ठीक है, सबरीमाला केरल का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की तरफ। केरल में किस भाषा का प्रचलन है? तो मलयालम, ठीक है, केरल में कौन सा भाषा बोला जाता है? मलयालम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 है, केरल में किसका तेल भोजन में उपयोग होता है? तो आपको मालूम है कि नारियल यह होता है, यहाँ पर किसका तेल होता है? नारियल का तेल, ठीक है। केरल में किसका तेल भोजन में उपयोग होता है? तो यह है नारियल का तेल, ठीक है, नारियल का तेल हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 33 है, केरल के लोग मुख्य रूप से किस खेल में रुचि रखते हैं? तो यह आपका फुटबॉल, ठीक है, केरल के लोग किस खेल में रुचि रखते हैं? तो फुटबॉल खेलना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 34 है, केरल में चावल की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो यह होता है आपका कॉप मिट्टी में, ठीक है, कॉप मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 35 है, केरल की पहाड़ियाँ का नाम क्या है? तो यह नीलगिरी। नीलगिरी जो है यह केरल की पहाड़ी है, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पाया जाता है? केरल, ठीक है। तो केरल की पहाड़ियाँ का नाम क्या है? नीलगिरी है। प्रश्न नंबर 36 है कि केरल में किस धार्मिक त्यौहार का विशेष महत्व है? तो ओणम, ठीक है, ओणम जो है कहाँ मनाई जाती है? केरल में, ठीक है। ओणम क्या एक त्यौहार है जो कि किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आपका है केरल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की तरफ। केरल का मुख्य समुद्री उत्पाद क्या है? तो यह है मछली, ठीक है, मछली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38। केरल में किस प्रकार का मसाज प्रसिद्ध है? तो यह आपका है केरली मसाज, ठीक है, केरली मसाज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 है कि केरल में कौन सी नदी मुख्य है? तो यह पेरियार नदी, ठीक है, पेरियार नदी। तो इस तरह से चैप्टर 8 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था बुक का, वो सभी प्रश्न समाप्त हुआ। अब आया आपके सामने अगला चैप्टर, चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में दिया हुआ प्रश्न को। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, थार रेगिस्तान किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये आपका है गुजरात और राजस्थान में, ठीक है, गुजरात और राजस्थान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थार रेगिस्तान जो है ना गुजरात और राजस्थान राज्यों में फैला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। 2 कहता है कि थार प्रदेश में जनसंख्या कम क्यों है? तो इसका कारण है जीवन संघर्षपूर्ण है। जीवन संघर्षपूर्ण होने के कारण थार प्रदेश में जनसंख्या कम है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसके आपके सामने है कि थार रेगिस्तान में मुख्य सवारी कौन सी है? तो यहाँ पर ऊँट का सवारी किया जाता है। ठीक है, ऊँट की सवारी किया जाता है। कहाँ पर? थार रेगिस्तान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, थार प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यह आपका है संगमरमर और जिप्सम। संगमरमर और जिप्सम थार प्रदेश में प्रमुख खनिज है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, थार प्रदेश में किस फसल की प्रमुखता है? तो यह है आपका बाजरा। सबसे अधिक बाजरा जो है ना कहाँ होता है? थार यानी राजस्थान में। सबसे अधिक बाजरा उत्पन्न करने वाला जो उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह आपका है राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। थार प्रदेश में किस फसल की प्रमुखता है? तो बाजरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क और गर्म। शुष्क और गर्म जलवायु पाई जाती है। कहाँ? थार रेगिस्तान में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि थार में वर्षा कितनी होती है? तो बहुत ही कम होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है, थार रेगिस्तान में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो बबूल और नागफली। बबूल और नागफनी के पौधा जो है यह सबसे अधिक आपको कहाँ मिलेगा? थार रेगिस्तान में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। 9 है, साफा किसे कहा जाता है? साफा किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं सिर पर बांधने वाले पगड़ी। सिर पर बांधने वाले पगड़ी को हम राजस्थान में क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। ठीक है, साफा। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है कि थार प्रदेश में किस नहर के बनने से पानी की समस्या दूर हुई थी? तो इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। वहाँ जो खेतों में सिंचाई होती है वहाँ किस नहर से सिंचाई होती है? तो यही नहर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, थार रेगिस्तान में यातायात के लिए कौन सा पशु उपयोगी है? तो ऊँट है। ठीक है, वहाँ पर ऊँट की सवारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, थार प्रदेश के लोग मुख्य रूप से कौन सा अन्न खाते हैं? तो बाजरे की रोटी खाता है। ठीक है, बाजरे की रोटी खाता है। कहाँ पर? थार प्रदेश के लोग। और थार प्रदेश कहाँ पड़ता है आपका? रेगिस्तान यानी राजस्थान में। थार प्रदेश में पानी के मुख्य स्रोत क्या है? तो वावड़ी और कुआं। वावड़ी और कुआं वहाँ पर पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, थार प्रदेश के मुख्य नगर कौन सा है? तो ये आपका है बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर यह थार प्रदेश के प्रमुख नगर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, थार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी पाई जाती है थार में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, थार प्रदेश में किस प्रकार की शाखाएं ऊँट आराम से खा लेता है? तो यह आपका है बबूल। क्योंकि आप जानते हैं कि नागफनी की पौधे और बबूल सबसे अधिक थार रेगिस्तान में होती है। तो वहाँ पर जो ऊँट होते हैं वहाँ की ऊँटें जो है पेड़ की शाखाएं आराम से खा लेता है। बबूल जानते हैं ना कि उसमें कांटा बहुत होती है, फिर भी वहाँ का जो ऊँट होते हैं वो बहुत ही आराम से खा लेता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि थार में पानी का उपयोग किस तरह किया जाता है? तो वहाँ सावधानी से किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ही कम है। ठीक है, वर्षा भी बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वहाँ बारिश होती है, यानी पानी का बहुत ही वहाँ अभाव है। तो वहाँ का लोग जो है ना पानी का उपयोग जो है ना बहुत ही सावधानी से करता है। ठीक है। और वहाँ के लोग जो है ना वहाँ पर पानी का स्रोत क्या है? बावड़ी और कुआं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि थार प्रदेश में सबसे अधिक किस उद्योग का विकास है? तो वहाँ पर होता है मूर्ति निर्माण। ठीक है, मूर्ति निर्माण होता है सबसे अधिक वहाँ। कहाँ पर? थार प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, थार के रेगिस्तान में कौन से पेड़ पौधे प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो ये आपका है खजूर, नागफली, बबूल। ये सभी जो है ना थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं। ठीक है, खजूर है,
नागफनी है, बबूल है, ये सभी जो है ना कहाँ पाया जाता है? थार के रेगिस्तान में। ठीक है, खजूर, नागफनी, बबूल, ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। प्रश्न नंबर 20 है, थार रेगिस्तान में कौन सा प्रमुख जानवर पाला जाता है? तो वहाँ भेड़ पाला जाता है। ठीक है, भेड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, थार में बिजली उत्पादन की मुख्य संभावना किस स्रोत से है? तो पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 है, थार में ऊँटनी के दूध से क्या बनाया जाता है? तो वहाँ ऊँटनी के दूध से जो है ना पनीर, मक्खन, खोआ, ये सभी बनाया जाता है। कहाँ पर? थार रेगिस्तान में ऊँटनी के दूध से जो है ना पनीर, मक्खन, खोआ, ये सभी बनाया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, थार प्रदेश में पानी कैसे एकत्रित किया जाता है? तो पक्का टैंक बना करके थार प्रदेश में पानी को एकत्र किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है कि थार में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? तो ये आपका है अरावली। ठीक है, अरावली। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि थार प्रदेश में किस प्रकार की खेती होती है? तो सिंचाई आधारित खेती होती है। वहाँ पर इंदिरा गांधी जो नहर है ना, उसी नहर से वहाँ पर सिंचाई होती है। तो सिंचाई आधारित खेती होती है। कहाँ पर? थार प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है कि थार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये आपका सतलज नदी है। ठीक है, सतलज नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि थार में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो आपका ये होता है 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है वर्षा वहाँ पर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 28 है कि थार प्रदेश में किस खनिज की प्रमुखता है? तो नमक सबसे अधिक वहाँ मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, थार में किस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है? तो कुटीर उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है, थार प्रदेश में किस प्रकार की आंधियाँ चलती है? तो वहाँ पर जो आंधियाँ चलती है, यह आपका जो है बालू भरी आंधियाँ चलती है। ठीक है, थार प्रदेश में आंधियाँ जो चलती है वह बालू भरी आंधियाँ चलती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 31 है कि थार प्रदेश में किसका प्रमुख व्यवसाय है? तो ये आपका है मूर्ति निर्माण करना। ठीक है, वहाँ का प्रमुख व्यवसाय है मूर्ति निर्माण करना। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 32 है कि थार में पानी की कमी को किस नहर ने दूर किया? तो ये आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के आने से वहाँ पर पानी की कमी को दूर किया गया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर इसका हो जाएगा, ये इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है कि थार में मुख्यतः किस मिट्टी में फसल उगाई जाती है? तो ये आपका बलुई मिट्टी में। ठीक है, बलुई मिट्टी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की तरफ। थार प्रदेश में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो बाजरा और जौ। प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, थार प्रदेशों के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो ये आपका है बाजरे की रोटी। ठीक है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी। कहाँ का लोग? थार प्रदेश यानी राजस्थान के लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है कि थार में लोग किस पशु से ऊनी वस्त्र बनाते हैं? थार में लोग किस पशु से ऊनी वस्त्र बनाते हैं? तो यह आपका भेड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? भेड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 है कि थार प्रदेश में किस नहर के माध्यम से हरियाली आई? तो ये आपका है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से ही वहाँ क्या होती है? खेतों की सिंचाई होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 की तरफ कि थार के लोग अपने जीवन में किस जानवर पर सबसे अधिक निर्भर है? तो ऊँट पर। ठीक है, ऊँट पर, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना ऊँट की सवारी करते हैं। ठीक है, और वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी क्या जाते हैं? ऊँट गाड़ी से जाते हैं। ठीक है, तो थार के लोग अपने जीवन यापन में जो है ना ऊँट जानवर का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं, ऊँट पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, किस जानवर पर? तो ऊँट पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने
कि थार में वर्षा के पानी को कैसे संरक्षित किया जाता है, तो यहाँ पर है पक्का टैंक बना करके, ठीक है, पक्का टैंक बना करके थार में वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि थार में प्रमुख रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो जौ और बाजरा। जौ और बाजरा वहाँ की प्रमुख फसल है, कहाँ की, थार की। अगले प्रश्न, अब यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब मेरा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी और यह आपके सामने है चैप्टर 10। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, बिहार किस नदी के मध्य मैदान में स्थित है, तो यह है गंगा नदी के, ठीक है, बिहार गंगा नदी के मध्य मैदान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, बिहार के दक्षिणी में कौन सा राज्य है, तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, बिहार की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है बिहार की जलवायु, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, बिहार में गर्मी के मौसम में अधिकतम तापमान कितना होता है, तो यह होता है 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि बिहार में मुख्य पेशा क्या है, तो कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है, कहाँ का, तो बिहार का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका है कोसी क्षेत्र, ठीक है, कोसी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है बाढ़ से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है, बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि जब अधिक बारिश होती है तो कोसी में पानी ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाए, वहाँ बाढ़ आ जाती है उसके आसपास के इलाकों में, इसलिए कोसी को हम बिहार का शोक नदी कहते हैं, ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है कि बिहार का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार कौन सा है, तो यहाँ का सांस्कृतिक त्यौहार जो है छठ है, ठीक है, बिहार का महापर्व क्या है, छठ है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है, तो यह मिथिला से जुड़ा हुआ है मधुबनी पेंटिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि मिथिला पेंटिंग में किसका उपयोग होता है, तो प्राकृतिक रंग का, ठीक है, प्राकृतिक रंग का उपयोग होता है मिथिला पेंटिंग में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है, तो धान है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि बिहार के किस जिले में लीची प्रसिद्ध है, तो ये आपका है मुजफ्फरपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कि बिहार में किस जिले का आम प्रसिद्ध है, तो ये आपका भागलपुर का आम प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर का लीची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, बिहार के छपरा जिले में कौन सा व्यंजन मशहूर है, तो वहाँ पर लिट्टी चोखा मशहूर है, बिहार का छपरा जिला का मुख्य व्यंजन मशहूर है लिट्टी चोखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, बिहार का मुख्य भोजन क्या है, तो यह है चावल दाल और सब्जी, यहाँ का मुख्य भोजन है, कहाँ का, बिहार का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बिहार में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं लू कहा जाता है। बिहार में गर्मी के समय में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, बिहार में कौन सी नदी उत्तर से आकर गंगा में मिलती है, तो यह कोसी नदी है, ठीक है, कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस कारण से आती है, तो कारण इसका हिमालय की तराइयों में वर्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि बिहार की समस्त भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, तो 75% जो है ना, बिहार की समस्त भूमि का 75% भूमि जो है कृषि योग्य है।
चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। क्या कहता है 20 कि बिहार के पश्चिम चंपारण में क्या पाया जाता है? तो वन पाया जाता है। ठीक है, बिहार के पश्चिम चंपारण में क्या पाया जाता है? तो वन पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रश्न नंबर 21 है कि बिहार में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान। ठीक है, क्या है? धान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 22 है कि बिहार में किस जिले में जूट की खेती होती है? तो पूर्णिया में। याद रखिएगा, बिहार के किस जिले में जूट की खेती होती है? तो पूर्णिया में, पूर्णिया में होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि बिहार के किस जिले में तंबाकू की खेती की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा, बिहार के किस जिले में तंबाकू की खेती की जाती है? तो तंबाकू की खेती जो है ना, मुजफ्फरपुर में किया जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर हुआ, वैशाली हुआ, समस्तीपुर हुआ, ये सभी जगह जो है ना तंबाकू की खेती किया जाता है। इसलिए इस सब क्षेत्र को क्या कहते हैं? सरैसा, सरैसा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, दरभंगा नहीं होगा, मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, बिहार में कौन सी नदी दक्षिणी से आकर गंगा में मिलती है? तो ये आपका है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है कि बिहार का प्रसिद्ध घरेलू उद्योग कौन सा है? तो ये आपका है बटन बनाने का उद्योग। ठीक है, बटन बनाने का उद्योग है बिहार का प्रसिद्ध घरेलू उद्योग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि बिहार में कौन सी नहर सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है? तो ये आपका सोन नहर। ठीक है, सोन नहर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 27 है कि बिहार के किस जिले में सिगरेट कारखाना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में सिगरेट कारखाना है? तो यह है मुंगेर में। ठीक है, कहाँ है? मुंगेर में है। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 है कि बिहार में कौन सा खनिज प्रमुखता से पाया जाता है? तो ये आपका है चूना पत्थर। चूना पत्थर हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 की तरफ कि बिहार में कौन सा वाहन खेती के लिए उपयोग होता है? तो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, पहले बैल होता था लेकिन अब ट्रैक्टर का ज़्यादा उपयोग होता है खेती के लिए। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि बिहार में प्रमुख पेयजल स्रोत कौन सा है? तो ये आपका चापाकल। ठीक है, चापाकल है। प्रश्न नंबर 31 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि बिहार में प्रमुख पशु कौन सा है? तो यहाँ बकरी और भैंस। बकरी और भैंस यहाँ का प्रमुख पशु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, बिहार के कौन से त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है? तो ये आपका है दशहरा। दशहरा, जिसको दुर्गा पूजा कहते हैं ना, तो बिहार का यह प्रमुख सार्वजनिक त्यौहार है दशहरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 की तरफ, बिहार में प्रमुख रूप से कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो यह किससे संबंधित है? मिथिला से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की तरफ, बिहार में किस जिले में रेलवे वैगन प्लांट है? तो ये आपका है मोकामा में। ठीक है, कहाँ है? मोकामा में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 है, बिहार के किस जिले में तेल शोधन कारखाना है? तो ये आपका बरौनी में है। ठीक है, बिहार के किस जिले में तेल शोधन कारखाना है? तो ये आपका है बरौनी में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो ये आपका है कैमूर जिला में। ठीक है, कैमूर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 है कि बिहार में कौन सी नदी पश्चिम से आकर गंगा में मिलती है? तो ये आपका है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 की तरफ, बिहार में प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो ये आपका जूट उद्योग है। ठीक है, जूट उद्योग। और जूट की खेती सबसे अधिक होता है पूर्णिया में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 की तरफ चलते हैं। बिहार के किस जिले में रेलवे कार्यशाला है? तो ये आपका है जमालपुर में। ठीक है, जमालपुर में रेलवे कार्यशाला है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि बिहार में होली किस प्रकार का त्यौहार है? तो ये आपका है व्यक्तिगत और सामूहिक, यह दोनों है। बिहार में होली जो है ना
किस प्रकार का त्यौहार है? तो सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, दोनों, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब मेरा अगला चैप्टर होगा चैप्टर 11। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर 11। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, मौसम के अंतर्गत किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? तो मौसम के अंतर्गत जो है ना, तापमान का भी अवलोकन किया जाता है, वर्षा का भी अवलोकन किया जाता है, आर्द्रता और वायु का वेग का भी अवलोकन किया जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा है कि जलवायु को परिभाषित करने के लिए कितने वर्षों का औसत लिया जाता है? तो यह है आपका 33 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो यह आपका है सूरज की ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है? तो इसका कारण है सूरज की किरणों की सीध और तिरछी दिशा के कारण। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर तापमान अलग अलग होती है, इसी कारण से सूरज की किरण की सीध और तिरछी दिशा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, पृथ्वी पर कुल कितने ताप कटिबंध है? तो ये आपका है 5। कितना? 5। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कि वायु की गति का कारण क्या होता है? तो वायु दाब में अंतर होता है वायु की गति के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कि अस्थायी पवन किस दिशा में बहती है? तो एक निश्चित दिशा में बहता है अस्थायी पवन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है कि मौसमी पवन की दिशा कब बदलती है? तो हर मौसम के अनुसार बदलता है मौसमी पवन का दिशा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि स्थलीय समीर कब चलता है? तो रात में चलता है स्थलीय समीर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है कि समुद्री समीर कब चलता है? तो दिन में चलता है। ठीक है, दिन में चलता है समुद्री समीर। समीर माने हवा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि चक्रवात किस प्रकार की पवन है? तो तूफानी पवन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि अत्यधिक वर्षा का मुख्य परिणाम क्या है? तो मुख्य परिणाम है बाढ़। अधिक बारिश से क्या होता है? बाढ़ आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ, कम वर्षा का मुख्य परिणाम क्या है? तो जल की कमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की तरफ कि वर्षा जल का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए, सिंचाई के लिए। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण करना जरूरी है, बाढ़ से बचाव के लिए भी जल का संरक्षण करना जरूरी है, और सिंचाई के लिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि पवन कितने प्रकार की होती है? तो पवन जो है ना 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, अस्थायी पवन का एक उदाहरण कौन सा है? तो यह है पछुआ पवन। ठीक है, पछुआ पवन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 18 है कि स्थानीय पवन का उदाहरण क्या है? तो ये आपका है लू। ठीक है, लू है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि समुद्री समीर की दिशा कैसी होती है? तो यह होता है समुद्र से स्थल की ओर। समुद्र से स्थल की ओर समुद्री समीर की दिशा का समीर की दिशा होती है समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, समुद्री समीर की दिशा कैसा होता है? तो समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 20 है कि स्थलीय समीर की दिशा क्या होती है? तो स्थल से समुद्र की ओर होता है स्थलीय समीर की दिशा। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 21 है कि चक्रवात कब बनता है? तो निम्न दाब वाले क्षेत्र में बनता है चक्रवात, निम्न दाब वाले क्षेत्र में।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है। पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो इसका कारण है पर्वतों से टकराकर हवा का ऊपर उठना। पर्वतों से टकराकर हवा का ऊपर उठने से क्या होता है? पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि सबसे अधिक तापमान वाले कटिबंध को क्या कहा जाता है। तो सबसे अधिक तापमान वाले कटिबंध को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो संघनन, वाष्पीकरण और वर्षा, इनमें से सभी जो है ना जल चक्र प्रक्रिया में शामिल है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 25 है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोग घर के छप्पर की ढाल कैसे बनाती है। तब बनाता है तिरछी। कैसा बनाता है? तिरछी बनाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो बाजरा होता है, क्योंकि बाजरा जो है ना वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी हो जाता है। जैसे आपका थार जो रेगिस्तान होता है ना, वहाँ पर जौ और बाजरा की खेती सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ना कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा। और वहाँ के लोग बाजरे की रोटी भी ज़्यादा खाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि चक्रवातीय वर्षा किस प्रकार से होती है। तो यह होता है निम्न दाब वाले क्षेत्रों में। निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि लू किस प्रकार की पवन है। यह गर्म पवन है। जानते हैं लू चलता है ना तो गर्म हवा निकलता है, तो ये गर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 29 है मौसमी पवन से भारत में कौन सी घटना होती है। तो मानसून आता है। ठीक है, मानसून आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने। चक्रवात समुद्र में आने पर क्या प्रभाव दिखाता है। चक्रवात समुद्र में आने पर क्या प्रभाव दिखाता है। तो यह हो जाएगा आपका समुद्रों की लहर की ऊंचाई बढ़ जाती है। समुद्रों की लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है चक्रवात, जब समुद्र में चक्रवात आता है तो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है आपके सामने कि वायु का बहाव किस दिशा में होता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का बहाव होता है, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अस्थाई पवन का एक अन्य नाम क्या है। तो व्यापारिक पवन भी कहते हैं। किसको? अस्थाई पवन को। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम है व्यापारिक पवन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि मानसूनी पवन किस कारण से बनती है। तो इसका कारण है तापमान के अंतर। तापमान के अंतर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 है कि संवहनिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण है वायु का गर्म होकर ऊपर उठना। वायु का गर्म होकर ऊपर उठने से क्या होता है? संवहनिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है। तो होता है मौसमी वर्षा होती है। ठीक है, मौसमी वर्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है कि शीत कटिबंध में तापमान कैसा रहता है। तो निम्न रहता है। कैसा रहता है? निम्न रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि अत्यधिक वर्षा के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो है ना भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर होगा जल की कमी। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में कौन सी समस्या होती है। तो भूस्खलन की। और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जल की कमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है कि चक्रवात की शक्ति किससे मापी जाती है। तो सैफिर सिम्पसन स्केल। सैफिर सिम्पसन स्केल से मापी जाती है। ठीक है, चक्रवात की शक्ति।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि वर्षा जल का संरक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? तो खेती के लिए, पानी, पीने के पानी के लिए, जल संसाधन के रूप में उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है कि वर्षा की मात्रा मापने का सबसे पुराना तरीका क्या है? तो सबसे पुराना तरीका इसका है रेन गेज। रेन गेज, ठीक है। वर्षा मापने का सबसे पुराना तरीका है रेन गेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 है कि अधिकतम तापमान को किस समय मापा जाता है? तो यह मापा जाता है दोपहर में। ठीक है, दोपहर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 है कि हवा की दिशा जानने के लिए विंड वेन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो इसे छत पर लगाकर किया जाता है। छत पर लगा करके ना हवा की दिशा जाना जा सकता है। ठीक है, विंड वेन का प्रयोग करके, विंड वेन का प्रयोग करके। ठीक है, और यह विंड वेन कहाँ लगाया जाता है? छत पर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह तेज़ी से फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, इसलिए थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 37 है कि वर्षा मापक यंत्र में वर्षा जल किस प्रकार एकत्र होता है? तो ये आपका है कीप के माध्यम से। क्या हो जाएगा? कीप के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि वर्षा की मात्रा को कैसे मापा जाता है? तो वर्षा की मात्रा को जो है ना, यह सेंटीमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है कि थर्मामीटर में अधिकतम तापमान किस पदार्थ से मापा जाता है? तो यह आपका है पारा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने। मौसम का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह आपका है तापमान। ठीक है, तापमान। तो चैप्टर समाप्त हुआ। अब मेरा अगला चैप्टर है चैप्टर 12 और चैप्टर का नाम है मौसम संबंधी उपकरण। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी भूगोल। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे हैं और चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में जो दिया हुआ प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं, लगाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, दैनिक तापमान में किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, इस दोनों तरह का तापमान का उपयोग अवलोकन किया जाता है दैनिक तापमान में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि दिन भर के तापमान में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो यह सूर्य से मिलने वाला ताप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह है थर्मामीटर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 है कि थर्मामीटर में अधिकतम तापमान मापने के लिए कौन सा द्रव्य भरा जाता है? तो ये आपका है अल्कोहल। ठीक है, थर्मामीटर में अधिकतम तापमान मापने के लिए कौन सा द्रव्य भरा जाता है? अल्कोहल भरा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 5 है कि हवा की दिशा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो विंड वेन। क्या हो जाएगा? विंड वेन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका है रेन गेज। ठीक है, रेन गेज। वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है रेन गेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है कि थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? तो इसका कारण है यह तापमान को जल्दी दर्शाता है। यह तापमान को जल्दी दर्शाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हवा की दिशा का पता लगाने के लिए विंड वेन किस दिशा में घूमता है? तो हवा की दिशा में घूमता है। ठीक है, हवा की दिशा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है कि थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है?
तो ये आपका है सेल्सियस। क्या हो जाएगा? सेल्सियस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि वर्षा की मात्रा किस इकाई में मापी जाती है? तो वर्षा की मात्रा जो है ना, यह सेंटीमीटर में मापा जाता है। किस में? सेंटीमीटर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि अधिकतम तापमान कब होता है? तो दोपहर के समय होता है अधिकतम तापमान। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि न्यूनतम तापमान कब होता है? तो सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे न्यूनतम तापमान होता है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका है पारा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है कि वर्षा मापक यंत्र में जल कैसे इकट्ठा होता है? तो यह होता है कीप द्वारा। किसके द्वारा होता है? कीप द्वारा। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि विंड वेन किस यंत्र के सहारे छत पर लगाया जाता है? तो छड़ के सहारे। ठीक है, छड़ के सहारे लगाया जाता है विंड वेन। और विंड वेन का उपयोग करके हम क्या करते हैं? क्यों करते हैं? हवा का जो है ना, हवा का गति पता लगाने के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 16 है कि वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका है बैरोमीटर। ठीक है, वायु दाब मापने वाले ये उपकरण को कहते हैं बैरोमीटर, और बैरोमीटर का उपयोग करके हम वायु दाब को मापते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि तापमान की मानक इकाई क्या होती है? तो ये होता है सेल्सियस। तापमान की मानक इकाई क्या होता है? सेल्सियस होती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है कि शरीर का तापमान मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? तो ये होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, शरीर का तापमान जो है ना, फ़ारेनहाइट पर मापते हैं, फ़ारेनहाइट F पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि थर्मामीटर में कौन सा पैमाना प्रयोगशाला में होता है? तो सेल्सियस। सेल्सियस थर्मामीटर में कौन सा पैमाना प्रयोगशाला में होता है? तो सेल्सियस का। ठीक है, सेल्सियस का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि मौसम संबंधी आंकड़े कहाँ एकत्र किए जाते हैं? तो वेधशाला में। ठीक है, वेधशाला हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि वर्षा मापक यंत्र के पैमाने पर क्या संकेत होता है? तो यह होता है सेंटीमीटर, क्योंकि वर्षा को हम सेंटीमीटर में मापते हैं और वर्षा मापक यंत्र के पैमाने पर सेंटीमीटर जो है ना, मापने पर यह दिखाता है सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 22 है, क्या कहता है 22 कि हवा की दिशा किस उपकरण से ज्ञात की जाती है? तो है विंड वेन से। ठीक है, विंड वेन से हवा की दिशा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हवा की दिशा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की तरफ कि डॉक्टरी थर्मामीटर किस पैमाने पर मापता है? तो फ़ारेनहाइट पर मापता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि थर्मामीटर की आकृति किस अक्षर के समान होती है? तो यह जो है ना, यू अक्षर के समान होते हैं। यू अक्षर के समान होता है। ठीक है, यू अक्षर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने। हवा की गति को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो एनीमोमीटर कहलाता है। ठीक है, हवा की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, और हवा की दिशा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। विंड वेन कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि अधिकतम तापमान को मापने के बाद पारा कहाँ रुकता है? तो यह रुकता है ऊपर। ठीक है, ऊपर रुकता है। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि अधिकतम तापमान के बाद पारे को कैसे वापस लाया जाता है? तो चुंबक से। ठीक है, चुंबक से लाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि मौसम केंद्र पर तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो मौसम केंद्र पर तापमान मापने का यंत्र यह है आपका थर्मामीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 29 है
कि हवा की दिशा जानने के लिए किस दिशा में तीर का सिर होता है, तो यह आपका हो जाएगा हवा की दिशा में, ठीक है, हवा की दिशा की तरफ होता है तीर का सिरा, ठीक है, हवा की दिशा जानने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि वायु की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वायु की गति मापने वाला जो यंत्र है ना, इसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। तो वायु की गति मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं एनीमोमीटर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, तो ये आपका है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, वायु दाब मापते हैं, ठीक है। तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए सबसे अधिक उपकरण कौन सा है, तो हो जाएगा बैरोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मौसम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है। तो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, मौसम विज्ञानी कहते हैं। मौसम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को मौसम विज्ञानी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 की तरफ, वर्षा की मात्रा मापने का सबसे पुराना तरीका क्या है, तो यह है रेन गेज। रेन गेज है। प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने, अधिकतम तापमान को किस समय मापा जाता है, तो दोपहर के समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने, हवा की दिशा जानने के लिए विंड वेन का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसे छत पर लगाकर किया जाता है, ठीक है, छत पर लगा करके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 की तरफ, थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है, तो इसका कारण यह तेज़ी से फैलता और सिकुड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 की तरफ, वर्षा मापक यंत्र में वर्षा जल किस प्रकार एकत्र होता है, तो कीप के माध्यम से होता है एकत्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने, वर्षा की मात्रा को कैसे मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में। वर्षा की मात्रा को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, सीएम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, थर्मामीटर में अधिकतम तापमान किस पदार्थ से मापा जाता है, तो पारा से। किससे मापा जाता है, पारा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने कि मौसम का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो तापमान। क्या हो जाएगा, तापमान। तो इस तरह से दिया हुआ जितने भी प्रश्न था ज्योग्राफी का, क्लास 7th का जो ज्योग्राफी था, भूगोल था, इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ था चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक, वो सभी प्रश्न को आज हम पढ़ लिए, ठीक है। और चैप्टर 1 से 7 तक का हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ाए हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 13 तक, ठीक है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे साइंस का, क्लास 7th का जो साइंस लाएंगे, इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिए अधिक से अधिक अपने